फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार आपका अपने चैनल दी ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा पबजी वालों को अपना पैन याद आ गया होगा, ये एक लूप है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, सेंटर से ये स्मॉल आर है, एंड सपोज आई करंट इज गोइंग थ्रू द लूप। नाउ हमारा मोटो क्या है? वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट द सेंटर। सो फर्स्टली वी मस्ट नो the direction of electric current, and after that we must know the direction of magnetic field. Okay, we will use the right hand thumb rule. According to this rule, we will place our thumb in the direction of electric current, and current is in this direction. So I put my thumb in this along the direction of electric current, then the perpendicular of my palm will give the direction of magnetic field, and that is going inward. Now at this point again this and this again going inside. For this ये ऐसा है और ये अंदर जा रहा है। देखिए थंब कहाँ है? नीचे। करंट भी कहाँ है? नीचे। और जा रहा है अंदर। तो सबकी वजह से कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल, वो हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स एज्यूम कर लेंगे। सपोज ये एक करंट एलिमेंट है DL, और ये DL कहाँ है? एक सर्कमफ्रेंस पर है। तो ये DL और R के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? DL सर्कल पर क्या होगा? सर्कुलर लूप पर टेंजेंट होगा, और टेंजेंट हमेशा क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो थीटा विल बी 90 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। dB equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Okay, again dB equals to mu naught upon 4 pi I dl, and theta is 90, so sin 90 upon r square. तो dB equals to क्या हो जाएगा बेटा? mu naught upon 4 pi I dl upon r square. आगे I fix, R fix, but dl is not fixed. हमें तो टोटल की वजह से निकालना था, ये तो करंट एलिमेंट की वजह से है। तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन B equals to क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dB। क्या वैल्यू है dB की? mu naught upon 4 pi I upon r square बाहर ले लेंगे। क्या है अंदर? dl। क्या है? dl। तो इंटीग्रेशन करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? mu naught upon 4 pi I upon r square into ऐसे छोटे छोटे dl हैं, और ये जितने dl हैं इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिल जाता? क्या मिल जाता? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा वो कितना होगा? 2 pi r। इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। r से स्क्वायर का एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4। तो b इक्वल्स टू क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 ri। आसान है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज म्यू नॉट i अपॉन 2r। बहुत सिंपल है या नहीं है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या किया हमने? We consider a circular loop having current I. First, after that, हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देख ली। वो डायरेक्शन क्या थी? गोइंग इनसाइड थी। करंट क्या है? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या हो गई? गोइंग इनसाइड। एक लेंथ एलिमेंट एज्यूम किया। लेंथ एलिमेंट सर्कमफ्रेंस पर टेंजेंट होगा, और टेंजेंट हमेशा रेडियस पर क्या होता है? 90 डिग्री। तो इस पर ये 90 डिग्री हो गया, तो थीटा आपका क्या हो गया? 90। dl तो dl था, r तो r है, बस sin 90 की वैल्यू 1, dl का इंटीग्रेशन, और ऐसे छोटे छोटे dl का इंटीग्रेशन यानी समेशन क्या आ जाएगा? 2 pi r, और 2 pi r से इसे कट कर दिया, और क्या आ गया? mu naught I upon 2 pi r।
आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान से कोई नहीं समझा सकता बेटा आपको, ये बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको मिल गया फुल मार्क्स, बस आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, वी कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r हैविंग करंट I। ओके, तो चलिए ये तो हमारा एक केस हो गया, अभी एक दूसरा केस पड़ा है, उसको सॉल्व करते हैं, और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सियल पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बहुत इजी वे में था, इससे आसान आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये अब ये थोड़ा सा इसके लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए। क्या इमेजिनेशन है, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सपोज ये एक सर्कुलर लूप है, इमेजिन करिए ऐसा, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब करंट क्या होगी, ऐसे। इस लूप को ऐसा पकड़ूं तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और ऐसी करंट की डायरेक्शन में आप अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, और अगर ऐसे होता तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैंने लूप ले लिया, तो यानी करंट की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक, अब इसके बाद ये इसका एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन में अगर आप देखें, मुझे ये एक्सियल लाइन है और ये लूप, और इस लूप की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम, और फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। देखिए ये रही करंट की डायरेक्शन, इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये सेंटर O है और ये लूप है जिसमें करंट कितनी जा रही है, I। इसका रेडियस कितना है, A। ठीक है बेटा, ये हो गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, ये P है। सो वी कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप हैविंग करंट I and the distance between its center and the point where we wish to calculate the magnetic field is x. Okay, now firstly we have only one formula, that is Biot-Savart's law, and for applying that we must consider, we must know what is the magnetic field due to current element. So firstly we have to consider the current element. So let's consider that. Suppose I consider the current element over here, the value of current element is dl, the length of the current element is dl. As you can see that the current is going like this. Okay, now this is the loop, this is the direction, right hand palm rule, right hand thumb rule या palm rule, जो भी आप बोलो दोनों से निकल आएगा। ये आपकी एक्सियल लाइन है, ये आपका सर्कुलर लूप है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, थंब के डायरेक्शन में देखिए। और आप जानते हैं कैसे मिलता है आपको मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर। हमेशा क्या रहता है, थंब पाम पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो अगर इस पॉइंट पर आपको निकालना है, ये आपने थंब किया, ये डायरेक्शन की, और इस पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, ऐसे बाहर, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ऐसे। इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, आई कॉल डीबी। यहां तक आपको समझ में आया। सपोज एपी लाइन इज मेकिंग फाई एंगल विद द एक्सियल लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगा, ये एक क्वेश्चन होता है। अब अगर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये 90 डिग्री है, कितनी है, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 माइनस 5। और ये बताइए ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है एपी पर, तो ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस 5 है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं, 90 माइनस ऑफ 90 माइनस 5, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यानी ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5। डीबी कितने एंगल पर है, 5 एंगल पर, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीबी साइन 5, और ये वाला सॉरी डीबी कॉस 5, क्योंकि जिधर 5 रहता है उधर cos 5, और इधर db sin 5। ये एक बात होगी।
ये समझ में आया कि कैसे फील्ड ऐसा हो गया। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, अगर उनको राइट हैंड थंब रूल से नहीं आता तो भी बहुत आसान सा मेथड है। देखिए ये आपने रिंग ली, रिंग में जो आपने करंट एलिमेंट लिया वो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। जिधर आपको निकालना है ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स वाई प्लेन। और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट्स में जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होगा जेड एक्सिस, तो वो जेड एक्सिस बना दिया मैंने। अभी समझ में आया? चलिए अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और मैं दोबारा से इसमें सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ये एपी हो गया, चलिए इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, सपोज बीपी। ओके, अगेन इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा बीबी, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज फाई, सो आई कॉल दिस डीबी cos फाई, और इधर क्या जाएगा डीबी sin फाई। भाई जिधर एंगल रहता है cos वाला उधर रहता है, जिधर एंगल नहीं होता उधर sin फाई। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हम पी पर निकालना चाहते थे, डीबी cos फाई और ये डीबी cos फाई दोनों एक दूसरे से जस्ट परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? डीबी की वैल्यू सेम होगी, अच्छा, cos फाई की वैल्यू सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलेगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ डीबी sin फाई कंपोनेंट्स की वजह से मिलेगा। यानी अगर आपको पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जितने भी डीबी sin फाई आ रहे हैं सबको क्या कर दो, सम कर दो। सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर सम का काम करते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, वी कंसीडर, क्या कंसीडर किया, वी कंसीडर अ सर्कुलर लूप of radius a. We wish to calculate the magnetic field at point P, which is at small x distance to center. Okay, यहां तक हुआ। We consider a current element dl due to which the direction of magnetic field, the direction of magnetic field is perpendicular to AP. Okay, it means dB is making phi angle with, तो ये तो था। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैंने इरेज कर दी, इसको आपको जरूर लिखना है भाई, इसके बिना सीबीएसई में नंबर नहीं मिलते। और आपको तो सब आता रहता है भाई, आप स्टूडेंट हो, उधर टीचर को भी सब आता है, लेकिन आप दोनों के बीच में कौन मीडियम है जो बताएगा कि हाँ बच्चों को आता है कि नहीं आता है? वो कॉपी जिसपे आप लिखते हो, और बच्चे क्या करते हैं डेरिवेशन करते, लेकिन लिखने के नाम पे कुछ नहीं लिखते, स्टेटमेंट लिखते ही है। बेटा वो भी लिखिए, वो इफेक्ट देता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है एग्जामिनर के माइंड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसका कैलकुलेशन बाकी हुई है, तो भाई हमें पता है क्या, बायो सर्वेंट के अलावा तो कोई साथी है ही नहीं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओहो थीटा फंसे। अब तो भैया ये रहा सर्कुलर लूप, और ये रहा डीएल, और ये रहा आपकी एपी। एपी बोले तो नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इडियट। एपी ये लाइन, ये आर जिसकी वैल्यू है, देखिए तो ये इधर देख रहे हो, इधर यहां देखो बेटा, हाँ तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना है ये 90 डिग्री है, और ये आप इसको कहीं पर भी ऐसा घुमाएंगे तो ये नहीं बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो थीटा हमेशा क्या रहेगा 90। यहां बसा लो दिमाग में, हर हालत में गलत करके मत आना घर से। आई डी एल और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, वो हटा दिया मैंने। ओके, अब डीएल, अब तो हम सीधे इसको कर सकते हैं बेटा,
dB, और हमें पता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा, sin phi, dB sin phi की वजह से निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, किसका, सबका। क्यों, क्योंकि मजा सबके साथ आता है। b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन dB sin phi, ओके। तो b इक्वल्स टू dB की वैल्यू ये रही, sin phi की वैल्यू पूरी पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। sin phi की वैल्यू देखो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन r, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a अपॉन r क्यूब, और क्लोज इंटीग्रेशन से dl का होगा और dl का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है, 2 पाई a, 2 से 4 गया 2, पाई से पाई गया a, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। आया कि नहीं, आया। r की वैल्यू क्या होगी, r देखिए AOP में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में r क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of perpendicular plus base। कुछ गधे हैं उनको बताना पड़ता है, वो भूल गए हैं। 2 और r की वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया b। आया कि नहीं आया मैग्नेटिक फील्ड, आ गया। कहाँ आया ये मैग्नेटिक फील्ड, on the axial line at x distance to the center of the current carrying loop। आइए चेक करते हैं इसको। अब कैसे चेक करेंगे, ये क्या बात है, चेक कर लेंगे भैया। हमने क्या देखा था इसके पहले वाले डेरिवेशन में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आया था, कहाँ आया था, इस लूप की वजह से सेंटर पर आया था। तो इसकी वजह से अगर हम सेंटर पर निकाले तो सेम आना चाहिए, क्योंकि लूप तो वही है। तो निकाल देते हैं बेटा, x देखिए सेंटर पर आने के लिए x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0। तो b की वैल्यू जरा x की वैल्यू 0 कर दो, 0। a स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। ये चला गया, क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर r और यहाँ a है, अलग आ गया। बिल्कुल नहीं, क्यों, r वहां हमने रेडियस लिया था, यहाँ पर रेडियस a लिया है। तो इसी के साथ ये डेरिवेशन सही है। क्या है, ये सही है। तो भाई इस डेरिवेशन में कोई भी ग्लिच नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप देखिए, ये तो बस एक ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि आपको मे भी ऐसा हो कि यहाँ पर कभी कभी वैल्यूज आपकी डिफर कर जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बच्चों को याद नहीं रहता कि हमने क्या डिराइव करना था और क्या आ गया। होता है, ऐसा नहीं है, गलतियां तो सबसे होती हैं। आप तो बचपन में हैं, तो बचपन में तो गलतियां बहुत होती है, सुना भी होगा ना बचपन की गलतियां, है ना। तो ये वही है, तो इस बचपन की गलतियां ना हो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, इसको देख लें और चेक कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शंस। क्या देखते हैं, डायरेक्शंस। किसकी वजह से डायरेक्शन, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी वो। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, वो एक रूल बताया है, उसका नाम क्या है, राइट हैंड पाम रूल। आप उसके अलावा भी एक रूल है जिसका नाम है क्लॉक रूल, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लॉक रूल बहुत इजी है, राइट हैंड पाम रूल की तरह ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ये नॉर्थ, ये साउथ, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ऐसा याद रहेगा इतना। ओके, क्लॉक रूल देख लो, दो लाइन क्या है बेटा, 2 मिनट का, और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस एक तरीका है, क्या देखा आपने कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है। अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन ये कर दूं, ये क्लॉक ऐसे चलती है,
ये अपोजिट है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक दूसरा, अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो, इधर देखो, राइट हैंड पाम रूल में आपको अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है और इसे ऐसे पकड़ने के लिए कर्ल करना है। तो देखिए बाहर आ रहा है हाथ बाहर आ रहा है, बाहर आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कमिंग आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जहां से बाहर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ। समझे, आसान है। इधर देखिए, यही चीज साउथ के साथ भी कर लीजिए भाई, ये करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये रहा लूप, ये रही डायरेक्शन, ये रहा थंब, ये पकड़ा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गोइंग इनसाइड, क्या होगी, गोइंग इनसाइड। यहाँ क्या थी, कमिंग आउटसाइड। देख लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं से अंदर जाता है, यहाँ देखो साउथ में अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रहा है तो इसे आप क्या बोल दोगे, साउथ पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। तो आज से याद रखिए, जब भी आपने कभी भी अगर सर्कुलर लूप देखा और उसमें अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा, साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो राइट हैंड थंब रूल से लगा करके चेक कर लेना। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर कोई भी पॉइंट गलत लग रहा हो या कुछ ऐसा हो कि हाँ सर आपसे कहीं गलती हो गई है, या सर ये आपने गलत बता दिया, या सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या मुझे कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो सर इसमें सॉल्व नहीं हो पाए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, गांव कस्बे जहां पर हम शायद नहीं जानते हो किसी को, या जिसको अभी सब्सक्राइब नहीं कराया हो। बहुत से लोगों को तो जबरदस्ती सब्सक्राइब करवा दिया है ना। तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर मेरे चेहरे का पसीना दिख रहा हो तो प्लीज थोड़ा सा तो सपोर्ट मांगता हूं मैं आपसे, ठीक है। ओके, बाय।